हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 में हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों के साथ में, या हमारे जो नक्सल एरिया जो है जहां पर हाइट चेस्ट में छूट का प्रावधान है, उनके साथ में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। और इसमें मैक्सिमम जो हमारे साथी जो हैं वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्या नाइंसाफ़ी है वो आपको पता है कि जो हाइट चेस्ट का जो छूट है वो पूरे स्टेट को दिया जा रहा है, पूरे राज्य को दिया जा रहा है। उसके बाद भी वहाँ पर छूट का प्रावधान होने के बाद भी वहाँ पर हाइट चेस्ट का क्लॉज लागू करके उन साथियों को जनरल कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया जिन्होंने हाइट में छूट ले लिया या चेस्ट में छूट ले लिया। अब देखिए, चेस्ट की छूट ऐसी है कि चेस्ट में आपका चेस्ट अभी आपको यदि 10 दिन भी आप बीमार हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो चेस्ट आपका डाउन आ जाता है, और 10 दिन आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, वो चेस्ट आपका ऊपर हो जाता है। पुशअप्स करके भी भर्ती ग्राउंड में कई बार ऐसा होता है, ऑफिसर्स लोग बहुत अच्छे होते हैं वहाँ पर, और वो कहते हैं कि किसी बच्चे का चेस्ट कम है, कैंडिडेट का कम है, तो उसको कहते हैं इसको थोड़ा पुशअप्स करवा दो, और पुशअप करके भी चेस्ट पूरा हो जाता है। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। इस नाइंसाफ़ी को जिस दिन पहले दिन रिज़ल्ट निकला था 21 जनवरी को, उसी दिन से हमने इसके बारे में बात की, वीडियो बनाया कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। जब पूरे स्टेट के लिए वैकेंसी स्टेट वाइज है और पूरे स्टेट के लिए छूट है, तो ये नहीं हो सकता। पॉइंट वो कब वैलिडिटी है उस पॉइंट की वैलिडिटी उस समय है जब वैकेंसी ऑल इंडिया हो। जैसे CAPF सब इंस्पेक्टर की हम बात करें, या CRPF पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, कि जहाँ पर वैकेंसी ऑल इंडिया है, वहाँ पर आसाम का या मणिपुर का या नागालैंड का कोई कैंडिडेट है, या कोई हमारा हाइट में रिलैक्सेशन लेने वाला जो एरिया है, जैसे नक्सल एरिया की बात हम करते हैं, वहाँ पर ST जो है उसको छूट है, या सभी को वहाँ पर छूट है, वो हम पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। अब देखिए, हमारे जो साथी हैं उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया फर्स्ट डे से ही। गुवाहाटी ऑफिस जो था NER रीजन का, वहाँ पर कैंडिडेट्स जाना शुरू हो गए थे। 21 जनवरी को रिज़ल्ट आया, 22 को ही कैंडिडेट्स जो है वहाँ पहुँच गए। उनको एक ही बात कही गई कि इसके बारे में आप रिप्रेजेंट कीजिए, इसके बारे में आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दीजिए। कुछ हमारे साथी ऐसे भी थे कि जो गुवाहाटी ऑफिस में गए, वहाँ पर कहा कि हमने रिज़ल्ट दिल्ली भेज दिया है। वो कैंडिडेट्स वहाँ से दिल्ली गए। अब आप समझ सकते हैं कि एक मणिपुर का, एक नागालैंड का, एक मेघालय का, अरुणाचल प्रदेश का कैंडिडेट जो है वो दिल्ली जाता है, उसका कितना पैसा खर्च हो जाता है। और प्रॉब्लम क्या है, सॉफ्टवेयर की गलती आपको बता देता हूं। देखिए, अभी तक इस पे गृह मंत्रालय के अफसरों ने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया है, और SSC की तरफ से भी अभी इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। SSC NER जो है उसने अपना जिम्मेदारी जो है उससे बचने के लिए इन कैंडिडेट्स का एक लिस्ट बनाकर अपनी साइट पे लगा दिया कि ये रिप्रेजेंट किए हैं। रिप्रेजेंट का मतलब है कि जिसने अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। अब आप लोगों को देखिए, आप पढ़ाई करना तो आपको आता है, आपको फिज़िकल करना आता है, आपको पूरी मेहनत करना आता है, लेकिन आपको एप्लीकेशन आपको कैसे देना है, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स उसमें आपको शामिल करने चाहिए, ये आप कहीं ना कहीं इसमें आप पीछे रह जाते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको एक नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट का एक आपको PTPST जो सर्टिफिकेट है, क्वालिफाइड सर्टिफिकेट, वो दिखाता हूँ। यहाँ पर इनका हाइट जो है, इनका हाइट 171.5 है। अब हाइट जो है देखिए, यहाँ पर लिखा है कि फॉर जनरल SC एंड OBC। कि जनरल का 170 सेंटीमीटर होगा और फीमेल का 157 होगा। अब इसके बाद में जिनको छूट दिया गया, ये हम फर्स्ट डे से इसके हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि वैकेंसी एक्चुअली स्टेट वाइज है, तो ये नहीं किया जा सकता कि आसाम के जो हमारे साथी 170 से नीचे रह गए, उनको आसाम राज्य का जो जनरल है उसमें शामिल नहीं किया जाए। जब वैकेंसी पूरी आसाम के लिए है, तो पॉइंट जो हमारा, जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, उसको उस पर रिप्रेजेंट किया, उसका गृह मंत्रालय से भी अभी तक कोई जवाब, SSC की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया है। और क्यों नहीं आया उसकी भी मैं आपको वजह बता दूंगा कि इसमें क्या हो रहा है। 170 हाइट, अब इनकी हाइट तो 171.5 थी, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई इनके साथ में कि ये जनरल कैटेगरी में शामिल इनको क्यों नहीं किया गया। उसके लिए आपको बता देता हूँ कि ये
चेस्ट इनका जो था वो एक्चुअली 78 से 82 ही कर दिया गया। यानी बहुत अच्छे अफसर थे वहाँ पर नाप करने वाले, वो बहुत अच्छी जिम्मेदारी वो अपनी पूरी कर रहे थे कि फुलावट जो है वो 1 सेंटीमीटर कम है उसमें कैंडिडेट को। देखिए कंप्यूटर से सीना नहीं नापा जा रहा है। बहुत सारे हमारी भर्तियाँ प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें कंप्यूटर से सीने की माप होती है, कंप्यूटर से ही हाइट की माप होती है। और कंप्यूटर में ठीक है, कंप्यूटर में यदि कम आ गया तो, और कंप्यूटर में भी ऐसा नहीं है कि कम कि चेस्ट की फुलावट जो है आपको आप पहली बार भर्ती में गए हैं, आपको नहीं पता कैसे फुलाना है चेस्ट, और वहाँ पर आपका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, हो गया 4 सेंटीमीटर, उसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था पहले। अब डिस्क्वालीफाई कर दिया, ये कैंडिडेट जो था इनको अपने अधिकारों का पता था इनको। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे चेस्ट जो है इनका जर्नल में शामिल होने के लिए चेस्ट कितना होना चाहिए, जर्नल में शामिल होने के लिए चेस्ट जो है वो 80 से 85 होना चाहिए। देखिए हम किस युग में हम जी रहे हैं अभी कि अब इस प्रकार की नाइंसाफ़ी जो है वो एक कैंडिडेट के साथ में होती है तो क्या उस पर गुजरती होगी। और एक नहीं है, हमारे नॉर्थ ईस्ट के तो ऐसे 1000 से ज़्यादा हैं ऐसे। 78 से 82 इन्होंने रिप्रेजेंट किया इसको, क्योंकि चेस्ट में यदि कम होता है चेस्ट और आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, हाइट और चेस्ट का ये प्रावधान है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को भर्ती में पता नहीं होता है। कम हाइट और चेस्ट की वजह से भी वो वापस आ जाते हैं। फिजिकल जब आपका हो रहा होता है पीटी पीएसटी, उस समय बताया भी जाता है कि यदि कोई सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकता है। अब इनको पता था, इन्होंने अपील किया तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, खुद डीआईजी जो बीएसएफ सेक्टर धुबरी जो हैं अपीलेट अथॉरिटी, और उन्होंने खुद जो सीनियर अफसर हैं वो सीना खुद नापते हैं वहाँ पर। और ये सीना जो है इनका 78 से जो 82 जो था ये 78 से 84 हो गया। कैसे 2 सेंटीमीटर की फुलावट कैसे प्लस हो गई। यदि ये वहीं अपना हक छोड़ देते तो शायद ये आउट हो जाते और घर पे बैठ जाते, लेकिन फ़ाइट किया। देखिए पहली जीत इनकी यहाँ पर हुई कि इनको सीना जो था वो 2 सेंटीमीटर की फुलावट हो गई। आगे की प्रक्रिया में ये शामिल हो गए, आगे भी मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर एनेक्सर 8 इज़ रिक्वायर्ड। अब एनेक्सर 8 जो है ये एनेक्सर 8 की ही सारी ये परेशानी हुई है, बता देता हूँ आपको। एनेक्सर 8 रिक्वायर किया। अब आगे आपको इसमें दिखाते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों ने जो रिप्रेजेंट किया उसके बारे में आपको दिखाते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथियों ने इसमें रिप्रेजेंट किया 22 जनवरी से रिप्रेजेंट। अब ये रिप्रेजेंटेशंस इस कदर वहाँ पर आ गए कि एसएससी एनईआर जो थी उसने अपना जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए गेंद जो है वो एसएससी दिल्ली के खाते में डाल दी और एक लिस्ट बनाकर अपनी साइट पर लगा दी। 111 कैंडिडेट्स जो हैं उनका रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुआ है। अब 111 तो देखिए वो हैं जो प्रॉपर तरीके से अपना रिप्रेजेंटेशन किया, उन्होंने स्पीड पोस्ट किया या जो वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री करवाया या एक फ़ोटो कॉपी उसको साथ में लेके गए थे उस पर रिसीव करवाया। बाकी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हमने भी रिप्रेजेंटेशन किया था लेकिन हमारा तो 111 में नाम ही नहीं है। अब वो आप एप्लीकेशन दिए, आप वहाँ पर दे के आ गए, आपने उस पर रिसीविंग नहीं लिया तो वो एप्लीकेशन शायद हो सकता है कि रिकॉर्ड में भी आपकी नहीं आई। ये जो 111 का कब भेजा गया है, ये भेजा गया है 23 मार्च 2021 को। 23 मार्च 2021 के बाद में अभी कितना हो गया है, 23 अप्रैल हो गया, उसके बाद में 17 डेज़ और हो गए हैं। अब तक इन हमारे साथियों के पास में कोई जवाब नहीं आया है। एसएससी एनईआर से भी नहीं आया है और एसएससी दिल्ली से भी नहीं आया है। जो रिप्लाई आए थे, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, कुछ हमारे साथी ऐसे थे कि जिन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से किया, उन्होंने उसका कॉपी दिया, एमएचए को भी दिया और सीआरपीएफ को दिया। उनका जो रिप्रेजेंटेशन का रिप्लाई आया वो आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कैंडिडेट को प्रिंटेड एक प्रोफॉर्मा है कि उसमें प्रिंट किया हुआ है सब कुछ, उसमें कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर जो है वो फिल करना है और उसको भेज देना है। ये प्रोफॉर्मा एक्चुअली सबके लिए तैयार कर लिया गया। अब ये कैंडिडेट जिन्होंने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन दिया था, एमएचए को भी कॉपी दिया, सीआरपीएफ को कॉपी दिया, काफ़ी हमारे साथी ऐसे थे जो हमसे भी एडवाइस लिए थे कि किस तरीके से एप्लीकेशन देना चाहिए और उन्होंने जो लिखा उसको भी हमने देख के बताया कि इसमें आप इस तरीके से सुधार कीजिए। कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जिन्होंने अपने एडवोकेट से रिप्रेजेंटेशन लिखवाया था। तो
इसका जो रिप्लाई आया है उसमें देखिए जो पॉइंट उठाया गया था उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ये 22 फरवरी को इनका रिप्लाई वहाँ से डिस्पैच होता है। अब इसमें 30/1, अब ये देखिए, मुझे उपयुक्त विषयक आपके अनुक्रमांक अभ्यावेदन दिनांक 30/1/21 के संदर्भ में आपको ये सूचित करने का निर्देश हुआ है। अब निर्देश हुआ है, क्या निर्देश हुआ है? अभिलेख के अनुसार आप उक्त परीक्षा में, अब ये हिंदी जो है, हिंदी में एक नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट को रिप्लाई किया जाता है, जान के किया जाता है कि उसको हिंदी पढ़ना नहीं आता, उसको समझ नहीं पाएगा उसको हिंदी में। हमारे बहुत सारे तो नॉर्थ ईस्ट के ऐसे साथी हैं कि जो हमारा व्हाट्सअप स्टेटस होता है उस पर भी मैसेज करके लिखते हैं कि आप इंग्लिश में लिखिए, क्या लिखा हुआ है, हम हिंदी नहीं पढ़ सकता। और बिल्कुल वो नहीं पढ़ सकते। ये उनको जो आना चाहिए वो उनको आता है। उनको फ़ौज में भर्ती होने के लिए हिंदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो फ़ौज में भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद में फ़ौज उनको हिंदी सिखा देगी। हमारे जो दक्षिण भारत के, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो साथी अभी फोर्स में भर्ती हो गए हैं, उनकी हिंदी की क्लासेस अलग से लगती है। उनको जो कै से हिंदी सिखाई जाती है, क ख सब वर्णमाला से शुरू होता है। बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है देखिए इसको। और ये जो नाइंसाफ़ी है, ये हमें पता है कि ये नाइंसाफ़ी है, इसमें कहीं ना कहीं जो है इसमें एक साजिश भी है। इसमें मतलब कि ये जान के कुछ चहेतों को फ़ायदा देने के लिए सब किया गया। और अब इसको दबाया इसलिए जा रहा है कि इसका कोई रिप्लाई नहीं बन रहा। जो पॉइंट उठाया गया था वो पॉइंट ये उठाया गया था रिप्रेजेंटेशन में कि जब पूरे स्टेट के लिए वैकेंसी है और छूट भी पूरे स्टेट के लिए है, तो जर्नल में उन कैंडिडेट्स को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कुछ नहीं लिखा है, उस पॉइंट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। अभिलेख के अनुसार आप उक्त परीक्षा में असम राज्य के सामान्य नक्सल प्रभावित जिला एवं, अब इसमें अनारक्षित अनुसूचित जनजाति श्रेणी, ये एसटी कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी थे। आपने लिखित परीक्षा में 45.94207 अंक अर्जित किए, जबकि आपकी श्रेणी में असम राज्य के सामान्य ये नक्सल प्रभावित जिले के रिक्तियों की अंतिम चयन अभ्यर्थियों के प्राप्तांक 48.713। हमारा पॉइंट ये था कि इनसे कम नंबर वाले को जर्नल कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, जबकि इनको शामिल नहीं किया गया। ये तो हमें भी पता है कि 48.71342 जो है वो एसटी का जो कट ऑफ रहा है। हमारा तो पॉइंट ये है कि हमें जर्नल में क्यों शामिल नहीं किया गया, जब वैकेंसी स्टेट वाइज है। हम दूसरे राज्य की वैकेंसी नहीं मांग रहे, हम राजस्थान वालों के साथ compete नहीं कर रहे, हम उत्तर प्रदेश वालों के साथ में compete नहीं कर रहे, हम तो अपनी स्टेट की जो वैकेंसी है उसी पर compete कर रहे हैं। उसमें भी ये जो क्लोज लगा दिया जा रहा है, से रहे जाता है आपके प्राप्तांक आपकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम होने के कारण आपका चयन नियुक्ति हेतु नहीं किया जा सकता। जो पॉइंट उठाया गया था रिप्रेजेंटेशन में, उसको नहीं शामिल किया गया, उसके बारे में कोई बात नहीं की गई। ये आ गया देखिए यहाँ पर HL प्रसाद, सब कुछ प्रिंटेड है। प्रिंटेड में इसमें किसके लिए प्रिंटेड है, ये सामान्य सीमांत नक्सल प्रभावित जो ये पॉइंट जिनका है, कि ये पॉइंट उन हमारे साथियों का भी है जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नक्सल, अब जब वैकेंसी नक्सल डिस्ट्रिक्ट की अलग है, छत्तीसगढ़ की हम बात करें या हम तेलंगाना की बात करें, जब वैकेंसी नक्सल डिस्ट्रिक्ट की अलग है वैकेंसी, हम तो जनरल डिस्ट्रिक्ट वाली जो वैकेंसी है उसमें नहीं जाना चाह रहे। हमारी वैकेंसी जो है वो नक्सल डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी। अब नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपकी हाइट 170 नहीं है इसलिए आपको जर्नल में शामिल नहीं करेंगे। तो फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसी अलग से डिक्लेयर करने का मकसद क्या है? पॉइंट हमारा ये है, लीगल पॉइंट ये है, नाइंसाफ़ी इस पॉइंट पर हुई है और इसी को हम फाइट करना चाहते हैं। और अभी भी देखिए कहते हैं ना कि हताश और निराश होकर बैठने से तो अच्छा है कि एक प्रयास और किया जाए, कि लड़कर हारना जो है वो संतुष्टि देगा। बिना कोशिश किए ही घर पे बैठ जाने से तो बेहतर है कि हम लड़ें, और हम लड़ के हार जाएंगे कोई बात नहीं। जीत और हार काम दो ही होंगे, कि हम आउट तो पहले ही हो चुके हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं कि जिनको हिंदी नहीं आता, उनको हिंदी अच्छे से बोलना भी नहीं आता। उनको कुछ बहनें ऐसी हैं कि जो कॉल करती हैं तो उससे पहले मैसेज करती हैं कि हमको हिंदी नहीं आता है। तो हम बात करते हैं उनसे कि ठीक है, हमें गूगल ट्रांसलेट करके बात करना पड़ेगा, हम आपकी मणिपुरी लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई बात नहीं, आप मैसेज कीजिए।
हमारा पॉइंट जो है उस पॉइंट का रिप्लाई नहीं आ रहा है। आज हो गया, अभी 4 महीना होने को आ रहा है रिजल्ट निकले हुए। ये साथी जो हैं ये भटक रहे हैं इधर उधर, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश किया। देखिए कुछ इसमें से ऐसे फाइटर हैं, ऐसे योद्धा हैं कि जो वाकई सच्चा सोल्जर वाला जो स्पिरिट होता है वो है उनके अंदर, और उन्होंने कहा कि हम एक प्रयास और करेंगे। और वो प्रयास उन्होंने, देखिए ये आपके सामने है, ये पूरा डिटेल इन्होंने फिर माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को जो इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दे दिया इन्होंने, और सब कुछ इसमें लिखा है। ये एप्लीकेशन एक्चुअली एडवोकेट के यहाँ से लिखा गया है और उन्होंने पूरा लीगल जो पॉइंट है वो इसमें शामिल किए हैं। और ये एडवोकेट जो हैं ये भी देखिए बहुत हेल्प इनकी करते हैं। तो सारा पॉइंट इसमें उठाया गया है कि वैकेंसी जो है स्टेट वाइज है। पॉइंट एक ही है, देखिए सबसे बड़ा पॉइंट एक ही है कि वैकेंसी आसाम स्टेट की वैकेंसी जो है अलग है। आसाम स्टेट के कैंडिडेट्स जो हैं वो राजस्थान वालों के साथ में उनका कंपटीशन नहीं है, उनका उत्तर प्रदेश वालों के साथ में नहीं है, उनका केरल वालों के साथ में नहीं है। हम हमारे आसाम की जो वैकेंसी है उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जनरल 170 होना चाहिए और उसमें भी आसाम का जनरल जो है वो 170 होना चाहिए। आसाम को छूट क्यों दी गई है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उनको छूट क्यों दी गई है कि वहाँ पर नॉर्मल हाइट जो है वो कम होता है। गोरखाज जो हैं उनको छूट क्यों दी गई है, उनकी नॉर्मल हाइट कम होती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट्स की हाइट ज़्यादा होती है। इंडियन आर्मी जो है वो तो उत्तर प्रदेश को भी 2 भागों में बांटकर हाइट का क्राइटेरिया रखती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश वालों के लिए 170 है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है उनके लिए 168 ही है। तो जब इंडियन आर्मी में ये सब छूट हो रही है तो ये CRPF, BSF, CAPF जो है, क्या कोई वहाँ पर जिम्मेदार अफसर के पास में वो एप्लीकेशन नहीं गई थी जो रिप्रेजेंटेशन इन कैंडिडेट्स ने किया था? ये लोग फाइट कर रहे हैं, 4 महीना इनको हो गया है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हम एक बार और लड़ेंगे और एक कोशिश करेंगे। और इन्होंने ये दे दिया किसको? हेमंत बिस्वा शर्मा जी, जो माननीय मुख्यमंत्री असम के जो अभी बने हैं, इनके पास ये कैंडिडेट्स, जब देखिए असम में चुनाव हो रहे थे उस समय ये कैंडिडेट्स जो थे इन्होंने अपना बात जो है हेमंत बिस्वा जी के पास में रखा था और इन्होंने इनको कहीं ना कहीं आश्वस्त किया कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपकी हेल्प करेंगे। और देखिए सरकार बन गई और अब इन्होंने फिर रिप्रेजेंट कर दिया। और हमें देखिए पूरा, जिसको कहते हैं कि हमें भी इसमें कहीं ना कहीं अब चांस लगता है, क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है कि ये जब SSC के या CAPF, CRPF के लीगल डिपार्टमेंट के पास में ये पॉइंट जाएगा तो लीगल डिपार्टमेंट इस पर बिल्कुल एक्शन लेने के लिए बोल देगा कि ये गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुआ है। कुछ खुद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है SSC गुवाहाटी का, वहाँ के जो स्टाफ है वो ये बात बोलते हैं कि ये गलत है, लेकिन हम रिज़ल्ट नहीं बनाता है, रिज़ल्ट तो दिल्ली बनाती है। आप रिज़ल्ट नहीं बनाते हैं तो आप अपनी बात, इन कैंडिडेट्स की बात तो रख सकते हैं, वहाँ के जो रीजनल डायरेक्टर हैं वो इन कैंडिडेट्स की बात रख सकते हैं। लेकिन देखिए ये कैंडिडेट जो हैं, ये जिसको कहते हैं, हम बिग सैल्यूट इनके लिए कि ये फिर फाइट कर रहे हैं और ये फिर आ गए हैं मैदान में कि हम लड़ेंगे और जीत के लिए लड़ेंगे। कोई बात नहीं, हम हार जाएंगे लेकिन हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं। और फौजी की स्पिरिट भी यही होनी चाहिए कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा और आखिरी गोली, आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। जय हिंद।